हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस वीकली के एपिसोड नंबर 8 में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूफी के वो सारे गियर्स जो थ्रू आउट द एनिमे यूज करता है। रबर का बन जाने से कोई बहुत यूनिक एबिलिटी नहीं आती, लेकिन लूफी की क्रिएटिविटी अलग ही लेवल की है जिसने उसने थ्रू आउट द सीरीज हमें एंटरटेन किया है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं में से मेन एबिलिटीज को देखेंगे और डिस्कस करेंगे वो मेन ट्रांसफॉर्मेशन जो लूफी टाइम टाइम पर अचीव करता है। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मुझे वन पीस के वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें, जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम से काफी बढ़िया है और वहाँ पर हम वन पीस के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं। और प्लस अगर आप एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे छोड़कर जाएंगे। सो गाइस, नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। लूफी ने सीरीज के स्टार्ट में गम नो मी डेविल फ्रूट खाया था, जिससे उसकी पूरी बॉडी रबर की बन गई थी। रबर का बना हुआ कोई बहुत यूनिक बात नहीं है और इससे कोई यूनिक एबिलिटी भी हमें नहीं मिलती, ऐसा हमने ऑलरेडी अदर कॉमिक्स में देखा है। लेकिन आप वहीं फेल हो जाते हैं जहाँ आपकी क्रिएटिविटी रुकती है। लूफी ने काफी ट्रेनिंग और हार्डवर्क से अपने डेविल फ्रूट को क्रिएटिवली यूज करना सीखा है। इनिशियली वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके अपने हैंड्स और लेग्स को स्ट्रेच करता था। सिर्फ अपने हाथ को फेंकर स्ट्रेच करने के लिए काफी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है और लूफी ने ये सब एस और साबो के साथ मिलकर सीखा था। लेकिन टाइम के साथ लूफी के लिए और भी पावरफुल एनिमीज आते गए जिन्हें वो नॉर्मल ट्रेनिंग से डिफीट नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने स्पेसिफिकली अपने लिए गियर एबिलिटीज को डेवलप किया, जो वो अपने आप को पावर अप करने में यूज करता है। पावर अप्स तो हर एनिमे में होता है, लेकिन वन पीस ने इसको बहुत ही अलग तरह से इंप्लीमेंट किया। नाउ दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट वन पीस। ये सारे ही ट्रांसफॉर्मेशन और एबिलिटीज जो लूफी ने डेवलप किया है, बाकी किसी भी शोनेन एबिलिटी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जहाँ पर हर ट्रांसफॉर्मेशन पिछले वाले से बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही यूनिक सेट ऑफ मूव्स यूजर को देता है। और फैक्ट की बात यह है कि ये सेट ऑफ मूव्स सिर्फ और सिर्फ लूफी ही यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी रबर की बनी हुई है। अब ये तो अंडरस्टूड है कि लूफी कितना भी फिजिकली पावरफुल हो जाए, वो लॉजिया टाइप यूजर्स को कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए टाइम स्किप के वक्त लूफी ने हाकी को भी रेलिक से सीखा, जिसके बाद उसकी हर एबिलिटी और हर ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई। और फिर पोस्ट टाइम स्किप लूफी अपने हर एबिलिटी को बुशुशुकु हाकी से कंबाइन करके यूज कर पा रहा था, जो कि उसे लॉजिया टाइप के अगेंस्ट एक अपर एज देता है। अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम डिस्कस करते हैं हर टाइप के गियर्स को। गियर सेकंड को हमने सबसे पहली बार एनियस लॉबी आर्क में देखा था, जब लूफी बुलूनो से फाइट करने वाला था। इस एबिलिटी का आइडिया लूफी को तब आया जब उसने CP9 के मेंबर्स को शेव मूव यूज करते हुए देखा था। इस फॉर्म में लूफी की बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर लूफी बहुत तेज मूव करता है, इतना तेज कि एक स्किल्ड असासियन को भी मुश्किल हो जाएगा लूफी की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने में। अब ब्लड फ्लो की बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से लूफी की बॉडी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने लगती है। अब ऑक्सीजन तो उसे फ्री में हर टाइम मिल जाएगा, लेकिन खाना उसे हर टाइम नहीं मिल सकता। तो इसी वजह से लूफी गियर सेकंड को यूज करने के बाद इवन खड़ा भी नहीं हो पाता। और भी ज्यादा एक्सेस में इस एबिलिटी को यूज करने से लूफी को पैरालिसिस या वो इवन मर भी सकता है। इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए लूफी अपने पैर को एज अ पंप की तरह यूज करता है। ऐसे समझो कि उसका लेग ही इस समय ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहा है। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से उसकी पूरी बॉडी रेडिस हो जाती है और उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म की वजह से उसकी बॉडी से निकला हुआ पसीना भी वेपोराइज होने लगता है और इसीलिए एनिमे में देखकर ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी से स्टीम निकल रहा है। इसी एबिलिटी को यूज करके उसने काफी बड़े बड़े विलेंस को हिट किया है, लाइक माजेलान एंड ब्लैकबियर्ड। लेकिन इस एबिलिटी से सबसे अच्छे से मार खाया था रॉब लुच्ची, जिसको लूफी ने इतना गैटलिंग किया था कि उसके होश उड़ गए थे। रॉब लुच्ची ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने लूफी के इस पावर अप का सीक्रेट रिवील किया था। लुच्ची ने इस प्रोसेस को डोपिंग से कंपेयर किया था, जहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ट्रांसफर बढ़ जाए। लूफी के केस में उसकी बॉडी रबर की बनी है, मतलब उसके ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट सब कुछ रबर का बना हुआ है। तो इसीलिए लूफी अपने ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर सकता है बिना इस टेंशन के कि उसके ऑर्गन्स फट जाएंगे। इसीलिए गियर सेकंड सिर्फ और सिर्फ लूफी के लिए ही बना है। लुच्ची का ये भी कहना था कि बॉडी पर इतना प्रेशर और इतना तेज मेटाबॉलिज्म लूफी के लाइफ को बहुत कम कर देगा। लेकिन लूफी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक उसके फ्रेंड्स सेफ हैं, उसे अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं। लेकिन वहीं पर उसका ये भी कहना था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उसके गियर सेकंड के साथ कीप अप नहीं कर पा रही, जिसका मतलब ये है कि इनफ फिजिकल ट्रेनिंग के बाद टेक्निकली उसकी लाइफ शॉर्टनिंग भी कम हो जानी चाहिए, जो कि उसने टाइम स्किप में अचीव कर लिया था। टेक्निक्स गियर सेकंड में लूफी मोस्टली वही टेक्निक्स यूज करता है जो वो नॉर्मली करता था, लेकिन इस बार सभी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हर मूव के नाम के आगे जेट वर्ड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जेट गैटलिंग। गैटलिंग ऑलरेडी फास्ट था, लेकिन जेट गैटलिंग और भी ज्यादा फास्ट है, इतना कि लूफी के आसपास का एयर भी एक गन फायर की तरह से दिखने लगता है। ये पंचेस इतने तेज हो जाते हैं कि एनिमी ये कभी नहीं देख पाता कि लूफी किधर से पंच करेगा, जब तक एनिमी के पास कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना हो। इसके अलावा लूफी के सभी टेक्निक्स जैसे कि बजूका, पिस्तौल, इन सभी को जेट अपग्रेड मिलता है। टाइम स्किप के बाद लूफी ने आर्मामेंट हाकी मास्टर कर लिया था और वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट से ब्लड को पंप कर सकता था, जिसके बाद उसने कंप्लीट न्यू सेट ऑफ मूव्स बनाए, लाइक गोमू गोमू नो रेड हॉक। रेड हॉक बेसिकली एज के फायर फिस्ट एके हिकेन को ट्रिब्यूट देने के लिए लिया गया था। इस मूव में लूफी अपने हाथ को हार्डन करता है और फिर स्ट्रेचिंग के बाद उसका हाथ जब वापस आता है तो उसमें आग लग जाती है, जो कि अंडर वाटर में भी काफी बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे मूव्स हैं, लेकिन रेड हॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। फन फैक्ट, गियर सेकंड इज ऑलमोस्ट एज सेम एज कायोकेन, क्योंकि दोनों यूजर को पावर अप करते हैं। गियर थर्ड, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लूफी की स्पीड को इंक्रीज कर रहा था, वहीं ये फॉर्म लूफी के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, लेकिन इससे स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस टेक्निक में लूफी अपने थंब में काफी ज्यादा हवा भरता है और एक बार हवा अंदर आने के बाद
बाद वो उस हवा को अपने बॉडी में कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। लूफी अपने बॉडी में इतना ज्यादा हवा भरता है कि अगर सारा का सारा एयर एक ही जगह पर फोकस हो जाए तो उसका एक हाथ अराउंड ओर्स के हाथ जितना बड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इतना बड़ा हाथ लूफी के अटैक स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। काफी लोग इसको लूफी के बलून फॉर्म से कंफ्यूज करते हैं और मैं भी हो गया था। लूफी का बलून फॉर्म उसके स्किन या पेट में हवा भरने से होता है, जिसकी वजह से वो कुशनिंग प्रोवाइड करता है। वहीं गियर थर्ड में लूफी हवा अपने बोन्स में भरता है और बोन्स की हार्डनेस की वजह से वो एयर कंप्रेस होने लगती है, जो कि फूलने पर और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। आप इसको कार के टायर से कंपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर आपने देखा ही होगा कि एक इन्फ्लेटेड कार का टायर कितना स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ बुलेट्स लूफी के फ्यूजन एक बलून फॉर्म से बाउंस हो जाती हैं, वहीं गियर थर्ड में बुलेट्स लूफी के बॉडी से टकराकर छटक जाती हैं। टाइम स्किप से पहले लूफी के लिए गियर थर्ड यूज करना बहुत डिफिकल्ट था। सबसे पहली प्रॉब्लम थी उसका हाथ का साइज, जो कि इतना बड़ा बन जाता था कि स्पीड बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी, जिसकी वजह से लूफी फास्टर ओपोनेंट से फाइट नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल रॉब लुची, और क्लोज्ड स्पेस में इस फॉर्म में फाइट करना तो इम्पॉसिबल था। सेकंड प्रॉब्लम थी कि लूफी गियर थर्ड को ज्यादा टाइम तक नहीं यूज कर पाता था और इसीलिए गियर थर्ड डीएक्टिवेट करने पर उसकी पूरी बॉडी श्रिंक हो जाती थी। ऐसा ड्रॉबैक तो बहुत अजीब लगता था स्टार्ट में, लेकिन कंसिडरिंग कि बोन्स खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये ड्रॉबैक जस्टिफाइबल है। इसके बाद लूफी जितने टाइम तक गियर थर्ड फॉर्म में रहता था उसकी बॉडी उतने टाइम तक श्रिंक रहती थी। श्रंकन फॉर्म में लूफी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, मोस्टली वो बस अटैक्स को डॉज कर सकता है। सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो लूफी इस फॉर्म में रखता था कि वो गियर थर्ड को बस कुछ टाइम के लिए यूज करे, लेकिन टाइम स्किप के बाद लूफी ने इस एबिलिटी को काफी अच्छे से मास्टर कर लिया था। 2 साल की ट्रेनिंग में लूफी ने अपने थर्ड फॉर्म को इतना ज्यादा कंट्रोल में ला दिया था कि ये अनबिलीवेबल था। इसको डिटेल में समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल में ध्यान देना पड़ेगा। पहले जब लूफी अपने बॉडी में हवा भरता था तब उसका पूरा हाथ इन्फ्लेट होता था, जिसकी वजह से उसको ओवरऑल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन मास्टरी ऑफ गियर थर्ड वो ये कंट्रोल करता था कि मेजोरिटी ऑफ एयर उसके हाथ एक किस पोर्शन में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ फिशमैन आइलैंड पर देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ एयर उसके फिस्ट और फोरआर्म के लोअर पार्ट में रहती है, जिसकी वजह से मूवमेंट और इम्पैक्ट ऑफ पंचेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। लूफी का मोस्ट ऑफ द आर्म खाली रहने से वो गियर थर्ड फिस्ट को और भी ज्यादा स्ट्रेच कर सकता है। इस फॉर्म का मेरा फेवरेट मूव है गोमो गोमो नो जायंट पिस्ट, जिसमें लूफी अपने पूरे हाथ को इतना बड़ा कर लेता है कि एनियस लॉबी का टावर भी उसके पंच से टूट जाता है। इसके अलावा मूव्स जैसे कि जायंट बजूका, जायंट स्टैम्प, सभी क्लासिक मूव्स को जायंट फॉर्म का अपग्रेड मिल जाता है। आपको तो पता ही होगा कि लूफी ने टाइम स्किप में बुशुशु को हाकी को मास्टर कर लिया था, तो वो कलर ऑफ आर्मामेंट को तो इस फॉर्म में यूज करेगा ही करेगा। गोमो गोमो नो एलिफेंटो गन मेरा सेकंड फेवरेट मूव है। पूरे एनिमे में इस फॉर्म में लूफी अपने आर्म को कंट्रोल में फुलाता है और फिर बुशुशुकु कोका एक आर्मामेंट हार्डनिंग का यूज करके एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच इतना तेज हिट करता है कि इवन काइडो भी इसे रोक नहीं पाया था। इसके अलावा एलिफेंट गैटलिंग जो कि इसी मूव का गैटलिंग वर्जन, और ग्रिजली मैग्नम जो कि बजूका का ही जायंट हार्डनिंग वर्जन है। हाँ भाई मुझे पता है आप सभी लोग इसी का वेट कर रहे थे। गियर फोर्थ फेनोमेनल बाउंड मैन। ठीक है भाई मुझे पता है इस फॉर्म का नाम फेनोमेनल बाउंड मैन नहीं है। फेनोमेनल बाउंड मैन एक्चुअली में एपिसोड 726 का नाम है, जिसमें लूफी ने पहली बार इस फॉर्म को एक्टिवेट किया था। लूफी इस फॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अपने आर्म को हार्डन करता है, फिर वो आर्म में बाइट करके खूब सारा हवा भरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो गियर थर्ड में करता है। लेकिन गियर थर्ड में जहाँ वो अपने फिंगर से हवा इंटेक करता था, वहीं गियर फोर्थ में लूफी अपने आर्म में हवा भरता है। और जहाँ गियर थर्ड में लूफी अपने बोन्स को इन्फ्लेट करता था, वहीं फोर्थ फॉर्म में लूफी अपने मसल्स को इन्फ्लेट करता है। इस फॉर्म में लूफी अपने बॉडी पर हार्डनिंग का बहुत ज्यादा यूज करता है, इस पॉइंट तक कि मोस्ट ऑफ द हार्डन बॉडी रेडिश ब्लैक हो जाती है। यही एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लूफी का लुक बिल्कुल ही बदल जाता है। उसके पूरे चेस्ट पर फ्लेम्स के सिंबल आ जाते हैं, जो कि उसके डेविल फ्रूट रिप्रेजेंट करने जैसे लगते हैं। उसकी हाइट भी करीब 4 मीटर की और पूरा का पूरा अपर बॉडी मस्कुलर लुक में आ जाता है। इस फॉर्म में भी लूफी गियर सेकंड की तरह स्टीम इमिट करता है। एक चीज और, गियर फोर्थ लूफी की वॉइस काफी रफ और डीप, प्लस वो अपना सर हिलाता रहता है, जो कि जापानीज ट्रेडिशन काबुकी को रिप्रेजेंट करता है। गूगल पे सर्च करना काबुकी के बारे में। इस फॉर्म में लूफी की फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जहाँ लूफी को गियर सेकंड में फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी और गियर थर्ड में स्पीड की कमी थी, गियर फोर्थ इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक पॉइंट पर तो वॉरलॉर्ड और काटागोरी भी उसे मैच नहीं कर पाते। जहां उसके पिछले सारे फॉर्म्स स्ट्रेचिंग पर डिपेंड थे, ये फॉर्म मोस्टली कंप्रेशन पर काम करता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वहीं उसका लॉन्ग रेंज अटैक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए इस फॉर्म में लूफी तभी फाइट कर सकता है जब वो क्लोज कॉम्बैट में हो। भले ही लूफी की बॉडी हार्डन हो गई हो, लेकिन अभी भी वो रबर का ही बना हुआ है, तो उसके बॉडी से मोस्ट ऑफ द अटैक्स बाउंस हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन तो होगा कि हाकी उसके रबरी पावर्स को कैंसिल कर देगा, लेकिन हाकी एक्सप्लेन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाकी की इंटेंसिटी से डिटरमाइन होगा कि दोनों ओपोनेंट्स में से किसका हिट इंपैक्ट करेगा। ये चीज हमने लूफी वर्सेस काइडो में देखी थी, जब काइडो ने वन शॉट में लूफी को डिफीट कर दिया था। इस फॉर्म का सबसे बेस्ट मूव मुझे लगता है लूफी का किंग कॉन्ग गान, जहाँ लूफी अपने ऑलरेडी मस्कुलर आर्म को गियर थर्ड की तरह से बड़ा करके पंच करता है। इसके अलावा कल्वरिन मूव जो पाइथन टेक्निक का यूज करके वो मिड एयर में ही अपने पंचेस का डायरेक्शन चेंज कर पाता है। इसके अलावा इस फॉर्म में लूफी उड़ भी सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे
सांजी और CP9 के मेंबर्स उड़ते हैं। अपने लेग्स को कंप्रेस करके वो सांजी के जैसे एयर पुशिंग पावर जनरेट कर सकता है। इस फॉर्म की सिर्फ एक ही कमी है कि लूफी अपने आप को ग्राउंड पर स्टेबल नहीं रख पाता, जिसकी वजह से उसकी बॉडी हमेशा ही बाउंस होती रहती है, हेंस द नेम बाउंस मैन। अभी तक हम जिस फॉर्म की बात कर रहे थे वो था लूफी का गियर 4th बाउंड मैन, लेकिन इसके अलावा एक और भी फॉर्म है जिसको लूफी ने बिग मॉम के आइलैंड पर एक्टिवेट किया था और इस फॉर्म का नाम है गियर 4th टैंक मैन। तुम्हें क्या लगा स्नेक मैन होगा? लूफी के गियर्स काफी ज्यादा मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं, तो ये फॉर्म लूफी तब यूज करता है जब वो शॉर्लेट क्रैकर का बिस्किट खा खाकर मोटा हो गया था। इस फॉर्म में लूफी खूब बड़ा सा राउंड बॉल जैसा बन जाता है। यहाँ पर लूफी की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि क्रैकर जहाँ लूफी के बाउंड मैन को काट पा रहा था, वहाँ वो उसी स्वॉर्ड से लूफी के स्टोमक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मैं इस फॉर्म को इस वीडियो में इंक्लूड करता नहीं, बट इस फॉर्म का एक लाइन, एक डायलॉग था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फ्लाई अवे टू द एंड ऑफ द न्यू वर्ल्ड, गोमू गोमू नो कैनन बॉल। ये लाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म को इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अभी तक हम जिस भी फॉर्म की बात कर रहे थे वो सभी इस फॉर्म के आगे मुझे कुछ भी नहीं लगते। गियर 4th स्नेक मैन। स्नेक मैन अभी तक का लूफी का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उसने यूज किया था तब जब काटाकुरी के अगेंस्ट कुछ भी काम नहीं आया। इस फॉर्म में लूफी की बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं होती और हाकी भी लिमिटेड स्प्रेड होता है, लेकिन लूफी का बाल बिल्कुल ही फ्लेम शिप का बन जाता है। इस फॉर्म में लूफी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मानो गियर 4th कंबाइंड विद गियर 2nd, और उसका कंट्रोल पाइथन पर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्नेक मैन उसे अलाउ करता है कि वो अपने पाइथन पंचेस को स्ट्रेच करते हुए एक्सेलरेट कर पाए, जिससे जो लोग उसे डॉज कर लें उन्हें वो पंच और भी ज्यादा स्पीड से दोबारा लगे। ये एबिलिटी मोस्टली उन्हीं लोग के लिए है जो लोग काफी फुर्तीले हैं, मतलब वो लोग जो इजीली किसी भी अटैक को डॉज कर सकते हैं। ये फॉर्म पूरी तरह से तभी काम करता है जब लूफी फ्यूचर विजन का यूज कर पाए, लेकिन क्योंकि इस फॉर्म में लूफी की बॉडी इन्फ्लेटेड नहीं रहती तो उसका डिफेंस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। जैसे कि जब काटाकुरी उसको फेंकता है तो बाउंस होने की जगह उसे बहुत तेज चोट लग जाती है। इस फॉर्म और इनफैक्ट पूरे सीरीज का मेरा फेवरेट मूव है गोमू गोमू नो जेट कलवरीन। अपने पाइथन का यूज करके लूफी अपने आर्म्स को एक्सटेंड करता जाता है, इवन अगर उसका एनिमी डॉज कर जाए तब भी, और फिर एक अलग ही एंगल से वो अपने एनिमी को खूब तेज हिट करता है, इतना तेज कि काटाकुरी भी दीवार में चिपक गया था। गियर 4th नो डाउट बहुत ज्यादा पावर पैक करता है, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहले ये फॉर्म कंप्रेशन पर बेस्ड है, लेकिन लूफी की बॉडी स्ट्रेचिंग नेचर की है, तो इसीलिए लूफी इस फॉर्म को सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही यूज कर पाता है, और लिमिटेड टाइम के लिए भी इसीलिए यूज कर पाता है क्योंकि हवा वो मसल्स में भरता है जो हार्ड ट्रेनिंग के बाद कंप्रेशन अलाउ कर सकती है, वरना ये चीज तो लूफी के लिए भी इम्पॉसिबल था। सेकंड प्रॉब्लम, जैसे ये फॉर्म डीएक्टिवेट होता है तो लूफी इतना ज्यादा थक जाता है कि वो हिल भी नहीं सकता। फिर थर्ड प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्म लूफी के बुशुशुकु हाकी को लिमिट्स पर पुश करता है। मैंने आपको हाकी एक्सप्लेन वीडियो में ये बताया था कि हम हाकी को सिर्फ एक लिमिटेड टाइम तक ही यूज कर सकते हैं, तो इसी तरह से जब लूफी इस फॉर्म से बाहर आता है तो वो करीब 10 मिनट तक अपनी हाकी को यूज नहीं कर पाता, जो काफी बुरा हो सकता है काइडो या काटाकुरी लेवल ओपोनेंट्स के सामने। अब इसकी लिमिटेशन ऐसे समझो कि जब लूफी ने 2 बार गियर 4th को यूज किया था ड्रेसोजा में तो वो 3 दिन तक सोया था। इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये गियर, लेकिन फिर भी हमने टाइम के साथ देखा कि लूफी इन सभी लिमिटेशंस को भी खत्म कर रहा है। जैसे कि काटाकुरी से फाइट करने पर गियर 4th डीएक्टिवेट होने के बाद भी वो दौड़ पा रहा था। वानो में उडॉन में ट्रेनिंग और रयू हाकी सीखने पर वो गियर 4th को एक्टिवेट करके दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ गया, वो भी बिना किसी थकान के। ट्रेनिंग पेज ऑफ लूफी टारो। सो गाइस, ये थी मेरी लंबी सी वीडियो जिसमें मैंने लूफी के सारे गियर्स को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। बहुत मेहनत लगी है यार, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया तो उसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डिस्कशन के लिए आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके हर क्वेरी का रिप्लाई देते हैं। आप ट्राई करके देख लो, और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर ही लेना। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट और मांगा रिव्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वन पीस वीकली की वीडियो पसंद आई तो आप हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।